तो पांचवें चरण रण भीषण में बढ़ते हैं आगे और अलग अलग जगहों से जिस तरह से ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मलिहाबाद में मतदान का विरोध, ग्रामीणों ने किया मतदान का विरोध। लखनऊ के मलिहाबाद से खबर सामने आ रही है। मलिहाबाद में मतदान का विरोध, ग्रामीणों ने किया मतदान का विरोध। लोधोसी गांव के ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। ग्रामीणों को समझाने में जुटे एसडीएम सौरभ सिंह। ब्रिज निर्माण न होने से नाराज हैं ग्रामीण। मोहलालगंज क्षेत्र में आता है मलिहाबाद क्षेत्र। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हैं मलिहाबाद के सांसद। तो ब्रिज का निर्माण न होने के चलते ग्रामीण नाराज। लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के सांसदीय क्षेत्र में ग्रामीणों की नाराजगी साफ तौर पर देखी गई। चुनाव का बहिष्कार करते हुए नजर आए। अब देखना ही होगा कि लगातार मानवमनोबल की तैयारी चल रही है। मलिहाबाद में मतदान के विरोध को लेकर प्रशासन अब ग्रामीणों से बातचीत करने की कवायद और कोशिश में लगा हुआ है। देखना ये होगा कि मतदाताओं को किस तरह का आश्वासन दिया जाता है। लोधोसी गांव के ग्रामीणों ने किया मतदान का पूर्ण बहिष्कार। ग्रामीणों को समझाने में जुटे एसडीएम सौरभ सिंह। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मलिहाबाद के एसडीएम सौरभ सिंह की तस्वीरें हैं। मतदाताओं ने पूरी तरह से बहिष्कार किया है। आरोप उनका है कि ब्रिज का निर्माण करने का जो आश्वासन दिया गया था वो पूरा नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हैं मलिहाबाद से सांसद। तो लखनऊ के मलिहाबाद में मतदान का बहिष्कार, मतदान का विरोध। मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पर जाने से किया इनकार। लोधोसी गांव में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। आप ये देख पा रहे हैं किस तरह से बातचीत करने के लिए अधिकारी वहां पर लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है उनकी अपनी मांगे और नाराजगी है। मांगे पूरी ना होने पर मतदान का बहिष्कार करने का तरीका ग्रामीणों ने चुना। देखना ही होगा कि बातचीत के बाद, क्या आश्वासन के बाद ग्रामीण मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर वापस लौटते हैं या नहीं। तो ब्रिज निर्माण न होने से ग्रामीणों में नाराजगी। मोहलालगंज क्षेत्र के लोधोसी गांव में ग्रामीणों की नाराजगी मतदान बहिष्कार के रूप में देखने को मिली है। पोलिंग बूथ पर पहुंचने को मतदाता तैयार नहीं। मतदान का किया गया बहिष्कार। ऐसे में एसडीएम सौरभ सिंह लगातार मतदाताओं से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देखना ही होगा कि मतदाता इस आश्वासन के बाद पोलिंग बूथ पर लौटते हैं या नहीं। ग्रामीणों को समझाने में लगे एसडीएम सौरभ सिंह। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हैं मोहनलालगंज से सांसद। और इसके बाद सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। रिया डंगवाल हमारी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ी हुई है, बड़ी खबर के साथ आपके बीच आ रही हैं। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। धीरे धीरे जैसे दिन बीत रहे हैं, ये चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। 4 चरणों पर वोटिंग पहले ही संपन्न हो चुकी है। आज बारी 5वें चरण की है और 12 बजे तक का समय बीत चुका है। मेरे पे लेटेस्ट जो मतदान प्रतिशत है उसके आंकड़े मेरे पास है, आपको बता दूं। इसके साथ ही 11 बजे तक की दिग्गज है उनकी साख आज दांव पर है, चाहे वो पीयूष गोयल हो या फिर राहुल गांधी हो। तमाम कई सारे जो दिग्गज हैं उनकी साख इस चुनाव में दांव पर है। अगर बात करें देश भर की, तो देश में सुबह 11 बजे तक 23.66% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा यानी 32.7% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में सबसे कम
15.93% वोट डाले गए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में अब तक 21.11% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 21.37% मतदान, झारखंड में अब तक 26.18% वोटिंग, लद्दाख में 27.87% वोटिंग, ओडिशा में 21 और उत्तर प्रदेश में सुबह 11 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास है 27.76% वोटिंग। मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले चरण में जो मतदान प्रतिशत रहा वो 66.14%, दूसरे चरण में 66.71%, तीसरे चरण में 65% और चौथे चरण में 38% मतदान हुआ था। और आज पांचवें चरण की बारी है। मैंने एक एक करके आपको तमाम जो 8 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनके वोटिंग परसेंटेज बताया। मैं बात उत्तर प्रदेश की कर लेती हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ये जो 5वां चरण है उसमें सबसे ज्यादा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में है। 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है जिसमें बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, बांदा, फैजाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, कैसरगंज, कौशाम्बी, मोहनलालगंज और रायबरेली शामिल है। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। 11 बजे तक 27.76% वोटिंग यूपी में हो चुकी है। बाराबंकी में सबसे ज्यादा यानी 30.6% वोटिंग, वहीं लखनऊ में सबसे कम 22.11% वोटिंग। और लखनऊ में सबसे कम वोटिंग दर्शाता है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से चुनावी मैदान में है, तो सबसे कम फीसदी जो मतदान प्रतिशत है वो अभी तक लखनऊ का रहा है। अमेठी की बात कर ले 27.20% वोटिंग, अमेठी से राहुल गांधी चुनावी रण में है। बांदा की बात कर लेते हैं, बांदा में 29.25% वोटिंग, फैजाबाद में 29.05%, फतेहपुर में 28.54%, गोंडा में 26.68% मतदान, हमीरपुर में 28.24%, जालौन में 26.67%, झांसी में अब तक 29.82% मतदान, कैसरगंज में 27.92%, कौशाम्बी में अब तक 26.12% और मोहनलालगंज में 28.52% और रायबरेली में सुबह 11 बजे तक 28.1%। माफी चाहूंगी, इससे पहले मैंने बोल दिया था अमेठी से राहुल गांधी है, अमेठी से केएल शर्मा है और उनके सामने बीजेपी से स्मृति ईरानी है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है जिनके सामने बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह है। जी बिल्कुल, शुक्रिया रिया। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी रिया ने 11 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने पेश किया, 11 बजे तक जिस तरह से मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आया और इसी वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अमेठी से, बीएलओ की बड़ी लापरवाही आई सामने। अमेठी से खबर, बीएलओ की बड़ी लापरवाही आई सामने, जिंदा वोटर को किया मृत घोषित, वोटिंग लिस्ट से हटाया मतदाता का नाम, बीएलओ की बड़ी लापरवाही सामने। अमेठी से खबर है, खंडहर के बूथ संख्या 257 का मामला, खंडहर की बूथ संख्या 257 का मामला, जिंदा वोटर को किया मृत घोषित, वोटिंग लिस्ट से हटाया नाम। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बीएलओ ने यहां पर वोटिंग लिस्ट से नाम डिलीट किया है, जिंदा वोटर को मृत घोषित किया, बीएलओ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस तरह से इससे पहले भी चुनाव आयोग की कार्रवाई हुई है पूरे पोलिंग बूथ को लेकर, एक बार फिर से अमेठी से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर जिंदा वोटर को मृत घोषित किया है। बीएलओ की बड़ी लापरवाही अमेठी के खंडहर बूथ संख्या 257 से सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संजय अमेठी से जुड़ चुके हैं। जी संजय, जिस तरह से बीएलओ की बड़ी लापरवाही का मामला अमेठी से सामने आ रहा है, 257 बूथ संख्या का यह मामला बताया जा रहा है, क्या है पूरी जानकारी और अब क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रियंका जी, कहीं ना कहीं बता दें कि एक रिटुआ के अंदर बूथ संख्या 275 है, जहां पर खंडहर बूथ संख्या 275 है, वहां पर एक वोटर है जिनका नाम है राम प्रसाद जी। और राम प्रसाद जी जैसे ही आज सुबह अपने मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचते हैं तो उनका जो वोटर लिस्ट में नाम है वो मृतक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बीएलओ है बगैर जांच पड़ताल के ऐसी कार्रवाई किए हैं जिसको जो अधिकारी है वो संज्ञान में लिए हैं और कहीं ना कहीं इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि किसके माध्यम से ये चलती ऐसा फॉल्ट सामने आया है। और वहीं पर जो एसडीएम अमेठी हैं उन्होंने भी इस मामले का संज्ञान लिया, बोले जांच करवा रहे, जांच करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये जो बीएलओ है ये जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये स्थलीय निरीक्षण नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ऐसी तमाम चीजें जो है वो सामने आती हैं और एक बार फिर ये मामला इनकी बड़ी लापरवाही जो है वो
देखने को मिली है, क्योंकि राम प्रसाद आज अपने खंडहर बूथ संख्या पूछे तो वहां पर उनको देखा गया कि ये मृतक है, जबकि वो सामने जिंदा थे। उन्हें बिना वोट दिए उनको वापस लौटना पड़ा। तो ये मामला कहीं ना कहीं बिटुआ ब्लॉक का है, खंडहर बूथ संख्या का है। तो ऐसे में ये देखा जाए कि बीएलओ की एक लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को वोट देने का जो उसका निजी विचार था उससे उसे वंचित हो गया है और उसे निराश उस बूथ से अपने घर वापस लौटना पड़ा, जिस पर अब प्रशासन ये कह रहा कि जांच कर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल संजय, तो इस तरह की खामियां कई जगहों से निकल कर सामने आती है, जहां वोटिंग लिस्ट में कहीं ना कहीं मतदाताओं का नाम डिलीटेड होता है या नहीं होता है, परिवार के कुछ सदस्यों के नाम होते हैं। ऐसे में ये जो आश्वासन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कई जगह नाम कटना और उसके बाद नाम जोड़ लेना सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आ सकता है, पर यहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया है। क्या विशेष कार्रवाई की जाएगी और क्या आज इस मामले में कुछ रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है? अभी मौके पर जो है वो लोग इसका संज्ञान ले रहे हैं, अधिकारी इसकी जांच करवाने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि देर शाम तक, क्योंकि 6 बजे तक मतदान है, ऐसे में क्या कार्रवाई होती है, क्या उस बूढ़े बुजुर्ग को वोट देने का अधिकार मिल पाता है, या इस बार जो बीएलओ की गलती है जिसकी वजह से वो बुजुर्ग इंसान जो है राम प्रसाद जी, उनको वोट देने का अधिकार इस बार नहीं मिल पाता। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अधिकारी इसका संज्ञान लिए हैं और आशा और उम्मीद भी की जा रही है कि कहीं ना कोई हल निकाल कर जरूर उसको मतदान के लिए बूथ पर लाया जाएगा। जी बिल्कुल संजय, इस केस के अलावा क्या इस तरह की घटनाएं आसपास के पोलिंग बूथ पर भी देखने को मिल रही हैं? क्योंकि कई बार खबरें निकल के सामने आती हैं कि वोटर वोटिंग सेंटर पर तो पहुंचता है पर लिस्ट में नाम नहीं पाया जाता। ऐसा देखा यह जा रहा है कि जो बहुत सारे वोटर हैं जो वोट पर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, जिनके पास पर्चियां पहले से निर्वाचन आयोग ने पहुंचाई है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि गंभीरता से बीएलओ के द्वारा इस बार ऐसा परीक्षण नहीं किया, जिसकी वजह से जो मतदाता है वो बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ये कमियां जरूर देखी जा रही है, लेकिन फिर भी जिनका वोट है वो सुरक्षित सुबह से ही मतदान पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखा यह जाए कि जो जमीनी हकीकत है, जिस पर बीएलओ को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि घर घर जाएंगे और सत्यापन करेंगे, किसी का वोट कटना नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं बीएलओ की बड़ी लापरवाही जो है वो बूथों पर देखने को मिल रही है। अक्सर लोग जो है वो जो जिनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में वो आते हैं तो उनको निराश बूथ से वापस लौटना पड़ रहा है। तो देखा यह जा रहा है कि अमेठी में जो है ये पहली घटना है कि वोटर लिस्ट में जिसको मृतक घोषित कर दिया गया वो इंसान जिंदा है, और इस पर जो है वो कार्रवाई करने की बात जो है अमेठी प्रशासन कर रहा है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे शाम तक मतदान है। अब वो उसके बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि वो राम प्रसाद जी वोट या मतदान कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरह अगर बात करें अमेठी में, तो अमेठी में ये पहली घटना है। इसके बाद ऐसी कोई घटना भी दूसरा नहीं सामने आई है। लोग अपने बूथों पर मतदान दे रहे हैं और अच्छी तरीके से जो है मतदान प्रतिशत तकरीबन 27-20 तक 11 बजे तक पहुंच चुका है। अब देखा यह जा रहा है कि क्योंकि गर्मी भी बहुत है प्रियंका जी, और बहुत ज्यादा जो तापमान है, और ऐसे में सुबह एक बार जो वोटरों की संख्या है वो मतदानों पर भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी। लेकिन अब ये आशा लगाया जा रहा है कि अभी जैसे थोड़ा नॉर्मल मौसम होगा उसके बाद फिर एक बार बूथों पर जो है वो लोगों का आना शुरू होगा। प्रियंका जी बिल्कुल संजय, तो फील्ड पर आप बने हुए हैं, आपके पास एक बार फिर से वापस हम लौट के आएंगे, लेकिन हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता राजू तिवारी भी जुड़ चुके हैं। जी राजू, जिस तरह से अमेठी से ये घटना निकलकर सामने आ रही है, एक जिंदा व्यक्ति को बीएलओ की लापरवाही की वजह से मृत घोषित कर दिया गया और ऐसे में ये व्यक्ति वोट डालने में नाकामयाब रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई इस पर की जाएगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं क्या क्षेत्र में अन्य भी देखने को मिल रही है? कई जगह पर ऐसा होता है कि वोटिंग लिस्ट में वोटर का नाम नहीं होता, क्या रायबरेली में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? जी देखिए, रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में अभी तक का कोई ऐसा मामला जानकारी में नहीं आया है और ना ही किसी प्रकार की इस तरह की शिकायत दर्ज कराई गई है। तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि रायबरेली में सकुशल वोटिंग का मामला चल रहा है, क्योंकि लोग आ रहे हैं। भीषण गर्मी में भी लोगों का आना जाना देखा जा रहा है। बूथों पर लोग मतदान करने आ रहे हैं जैसे लोगों को समय मिल रहा है, क्योंकि जो लंबी लंबी कतारें थी वो सुबह के समय लंबी कतारें थी। हालांकि अब वो आना जाना थोड़ा सा थम सा गया है, क्योंकि भीषण गर्मी है और धूप है। तो धूप को देखते हुए लोग कहीं ना कहीं ऐसे में अवॉइड कर रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं वो बराबर वोटिंग करके फिर जा रहे हैं। तो इससे साफ तौर से कहा जा सकता है कि रायबरेली का जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लोगों को किसी प्रकार की समस्या न होने पाए, इसको लेकर
जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं वो भी लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं, जो जिम्मेदार है वो भी निरीक्षण कर रहे हैं। तो साफ तौर से रायबरेली का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 11 बजे 27.81 है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुबह के समय जो 11 बजे का मतदान प्रतिशत था वो काफी ज्यादा था, क्योंकि सुबह ठंड का मौसम रहा है और थोड़ा बहुत बादल भी थे। तो ऐसे में 11 बजे तक जो लोग थे वो घर से निकले हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया है। साफ तौर से ऐसे में कहा जा सकता है कि लोगों की जिस तरह से लोग मतदान करने में अपना रुझान दिखा रहे हैं, कहीं न कहीं रायबरेली का मतदान प्रतिशत जो है वो इस बार बढ़ चढ़कर निकलकर सामने आएगी। लेकिन अब ये आने वाला समय ही तय करेगा कि कितना वोटिंग प्रतिशत रायबरेली का होगा, क्योंकि जो अभी तक 11 बजे का आंकड़ा निकल कर आया है ये पहले से ज्यादा है, यानी पिछले जो मतदान हुए हैं उससे कहीं ज्यादा निकल कर आए हैं। तो इससे अंदाजा ये अभी तक लगाया जा सकता है कि रायबरेली का जो मतदान प्रतिशत है वो इस बार ज्यादा होगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि रायबरेली जिला प्रशासन के द्वारा जन जागरूकता अभियान का भी काफी बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया था और ऐसे जिम्मेदारों को गांव में जाकर और रूरल इलाकों में जाकर मतदान किए जाने की अपील की गई थी और जिम्मेदारों की ड्यूटी भी लगाई गई। तो साफ तौर पर उसका असर रायबरेली में देखने को मिल रहा है और जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ चढ़कर लोगों के द्वारा हिस्सेदारी ली जा रही है और कहीं न कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि रायबरेली का मतदान प्रतिशत इस बार ज्यादा होगा। जी बिल्कुल। तो रायबरेली का मतदान प्रतिशत ज्यादा होने की उम्मीद आप लगा रहे हैं, क्योंकि 12:30 बजे के करीब समय अब हो चुका है। सुबह की हाल तो आपने बयां कर दिया, लेकिन फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या वोटर्स की संख्या में कुछ गिरावट दर्ज की जा रही है गर्मी बढ़ने के चलते? जी देखिए, मैं बता दूं कि लगभग 43 डिग्री टेम्परेचर है रायबरेली का और भीतर धूप भी है। तो ऐसे में लोग ऐसे तरह से आ रहे हैं कि वो वोट डायरेक्ट डालकर फिर वापस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की रफ्तार थी वो थम गई है और जो बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि जो लंबी लंबी कतारें लगी थी, तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा टेंट की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन इस भीषण गर्मी में और धूप में लोग कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो उसका असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि लोग कम निकल रहे हैं और धीरे धीरे लोगों का आना जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3 बजे के बाद जो लोग हैं वो फिर से निकलेंगे और मतदान में भागीदारी करेंगे। तो साफ तौर से इस भीषण गर्मी और धूप कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रहा है, मतदान को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जो आंकड़े निकलकर पिछले आंकड़ों से अगर तुलना की जाए तो रायबरेली का जो मतदान प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं इस बार ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो उसको देकर कयास लगाया जा सकता है कि रायबरेली का जो आज मतदान होगा 5वें चरण में वो ज्यादा होगा। साफ तौर से आपको एक बता दें कि जो रायबरेली की सियासत है वो उसमें भी कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत को लेकर इसका हाथ जरूर है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं रायबरेली के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह है। तो ऐसे में लोगों की जो दिलचस्पी है वो भी बढ़ी हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि रायबरेली की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं 7वें आसमान पर है। जी बिल्कुल। तो जी राजू, रायबरेली की सियासत की आप बात करें, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी मैदान में है। हॉट सीट उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रायबरेली बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश वहां पर की है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम दिग्गज रायबरेली में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे, लेकिन क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहां देख पा रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से रायबरेली है तो रायबरेली कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। तो ऐसे में आपको बता दें कि 2019 की सुनामी में भी रायबरेली के किले को भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। एक चीज और है, जो सबसे बड़ी चीज है कि आजादी के बाद से रायबरेली में कमल कभी नहीं खिला है। तो इसको लेकर जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है वो रायबरेली में आए हैं कि उनकी जो विरासत सीट है वो कहीं न कहीं उनके हाथ में रहे और यहाँ पर फिर से राहुल गांधी को जिताकर भेजा जाए। तो वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से भी इस सीट को लेकर कहीं न कहीं प्रतिष्ठा जोड़ ली गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डायरेक्ट इस पूरी सीट का जायजा ले रहे हैं और कहीं न कहीं वो भी इस पूरे सीट को जिताने का पुरजोर प्रयास किए हैं, क्योंकि 2 बार रायबरेली में आए हैं और एक बड़ी बड़ी जनसभा को संबोधित किए हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी रायबरेली आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो दिनेश प्रताप सिंह है उनके पक्ष में उन्होंने लोगों को मतदान किए जाने की उनके द्वारा अपील की गई। तो साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि रायबरेली का जो चुनावी रण है काफी अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुरजोर प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर कमल खिलाया जाए और वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है तो अपनी विरासत सीट को बरकरार किए जाने का उनके द्वारा
पूरा प्रतीक्षा लगाया गया। तो साफ तौर पे दोनों खेमों में कहीं न कहीं इस सीट को लेकर कवायद चल रही है और अपने पक्ष में किए जाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल राजू, आप नजर बनाए रखें और साथ ही साथ गर्मी बहुत है, ध्यान रखें आप, और आपके पास वापस लौट कर आएंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ संजय भी अमेठी से बने हुए थे। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रायबरेली से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी की ये तस्वीरें हैं। मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, रायबरेली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी की। तो उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे हॉट सीट बनी हुई है रायबरेली की सीट, जहां पर राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। वोट प्रतिशत भी कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के बीच में जो टक्कर है वो बेहद दिलचस्प है। स्थानीय लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी की मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए, ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर जिस तरह से आज मतदान की प्रक्रिया जारी है, वोट प्रतिशत भी निकलकर सामने आ रहा है। एक तरफ गर्मी का कहर तो दूसरी तरफ मतदाताओं का रुझान भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। वोटिंग अच्छी जिस तरह से चौथे चरण में दर्ज की गई थी, उम्मीद यही की जा रही है कि 5वें चरण में भी यही सिलसिला जारी रहेगा। आज इसी को लेकर हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अनुपम भंडारी जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा आशीष मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आशीष जी, आपसे सवाल, राहुल गांधी की पूजा अर्चना करते हुए भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रायबरेली का एक तरफ रण है और कहीं ना कहीं साख का सवाल है। प्रियंका जी, देखिए, जैसा कि आप जानती हैं कि 5वें चरण का चुनाव चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आज शाम के 6 बजे तक यह निर्धारित हो जाएगा कि देश में एक नई सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है और 4 जून को एक नए प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि राहुल गांधी जी को या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूजा अर्चना करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज के दिनों में ये मुद्दा बनाया जा रहा है, बनता है। खैर कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। जो हमारी श्रद्धा है वो हमारे भीतर है और निश्चित तौर पर ये पहले भी थी, कल भी थी, आज भी है और आगे भी बनी रहेगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कम से कम बार बार जिस बात का जिक्र होता है उस बात से पर्दा हट जाता है जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। हालांकि राम मंदिर को लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है। अनुपम भंडारी जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, क्या कहना है आपका? अनुपम जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो एक बार फिर से अनुपम जी से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ आशीष जी लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, रायबरेली के रण को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भी पुरजोर कोशिश की, वहां पर दावे भी बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको, कितने प्रतिशत वोट से रायबरेली की सीट आप निकालेंगे? रायबरेली की सीट जितना मतदान पिछली बार हुआ था, आप लिख के ले लीजिए कि इस बार का जो मतदान का प्रतिशत होगा वो उसका 2 गुना होगा और हमारी जीत का आंकड़ा आदरणीय राहुल गांधी जी तकरीबन 4 से 5 लाख वोटों से विजयी होंगे। और इतना ही नहीं, रायबरेली इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि रायबरेली आने वाले दिनों में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। ये सबसे बड़ा संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को देना चाहता हूँ। अच्छा, इशारा आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं भावी प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया वॉइस के माध्यम से। हमारे साथ अनुपम भंडारी जी, बीजेपी नेता, जुड़ चुके हैं। प्रियंका जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि पूरा चुनाव जो है लगातार 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहने के बाद किस पे लड़ा गया? हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, ये कहते रह गए। एक प्रधानमंत्री मंच पे से ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी एक्सरे कराएगी, एक्सरे करा के आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, आपका भैंस ले लेगी। ये आपको लगता है प्रधानमंत्री का स्तर है ये बात करने का? और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो चुनाव लड़ने की बात की, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो चुनाव लड़ने की बात की हर मुद्दे पे, तो राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक बात कही कि जो केंद्र सरकार के अधीन राज्यों में 30 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, हम आएंगे उसको भरने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो युवाओं को बेरोजगार रोड पे टहलाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि 1 साल तक मैं उनको 1 लाख रुपया दूंगा, प्लस
हम उनको 1 साल तक ट्रेनिंग देंगे ताकि वो बच्चे आगे निकले और पढ़ाई करें, अपना काम करें। तीसरी बात, हर गरीब महिला, हर परिवार की एक गरीब महिला को 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे, ये हमारी सरकार ने कहा। 2013 में हमने भोजन का अधिकार दिया था, हमने कहा ये 5 किलो देते हैं, हम 10 किलो देके दिखाएंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि देके दिखाएंगे, हमने नौकरी भी देके दिखाई, भारत में सरकारी संस्थाएं भी बना के दिखाई। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने रेल बेचा, LIC बेची, जितने भी सरकारी संस्थान थे। चलिए ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी। 10 किलो राशन पर भी मैं आपसे एक बार फिर से जवाब लूंगी, वापस आऊंगी। लेकिन अनुपम भंडारी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, आपने आशीष जी का वक्तव्य अभी सुना, क्या कुछ कह रहे थे और क्या कुछ वादे उन्होंने जनता से किए हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ एक ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है, राहुल गांधी की पूजा अर्चना करते हुए तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि करते रहते हैं पूजा अर्चना, लेकिन आज के दिन ये तस्वीर सामने आ रही है, क्या कहना है इस पर आपका? सबसे पहले आपके समस्त दर्शकों को आज इस पर्व, जो हमारा आज लोकतंत्र का पर्व है, इसके लिए हार्दिक बधाई। और सभी अधिक से अधिक लोग निकल के वोट डाले, मेरी आपसे यही अपील है। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं, राहुल गांधी जी का कोई चरित्र नहीं है। वो कभी भी टोपी लगा लेते हैं और कभी कभी जो है आपका जो है पूजा कर लेते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं। और मंदिरों में भी जो जब प्रार्थना की जाती है, तो जैसे नमाज में किया जाता है, ऐसे हाथ उठाते हैं तो पंडित जी टोकते हैं कि जिसको जो है आप जो है नमस्ते कीजिए और पलटी मार के बैठिए। तो कई चीजें आपने देखा होगा, इस चैनल के माध्यम से लोगों को मालूम पड़ा। देखिए, ये है आज जो जनता की राय है, जनता की जो सोच है, वो सिर्फ विकास को देखती है, मोदी जी के कार्य को देखती है। मोदी जी ने जो 10 सालों में जो कार्य किए उसको देखती है। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इतना विश्वास अपने आप लोगों का उमड़ रहा है। और जिस तरीके से जो वादे उनके संकल्प पत्र में दिए गए थे, सारे के सारे वादे पूर्ण करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। और अभी तक अगर आप जैसे आप देखते हैं इनकी जो उन्होंने बोला, अगर हम बात करें, सबसे बड़ी चीज ये है कि मोदी जी ने जो कहा था, आज कश्मीर इतना ज्वलंत मुद्दा था, उस समय क्या क्या बोला जाया करता नहीं, था। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और नौकरियों की जो बात हो रही है, कांग्रेस कह रही है 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, आपने उधर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के तो एजेंडे में भी आ गया। केंद्र सरकार ने 7 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। आज अगर आप देख सकते हैं, सारा का सारा डाटा आपके पास में है। 7 करोड़ लोगों को, अनुपम जी, अनुपम जी, अनुपम जी, कौन सा आंकड़ा आप पेश कर रहे हैं? 7 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ की आप बात कर रहे थे, 2 करोड़ पर सवाल उठाए जाते हैं, आप 7 करोड़ की बात कर रहे हैं। लोगों को नौकरी दिया है। देखिए, जिस तरीके से आज अगर आप बात करेंगे, जिस तरीके से स्टार्टअप जो किया गया था, जिस तरह से लोन का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, लोगों को इतना ज्यादा आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट। अरे कुछ भी मत बोलिए ना अनुपम जी, 7 करोड़ बहुत होता है। आशीष जी जवाब दीजिएगा आप। देखिए, प्रियंका जी, देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने नेता और हर सीएम साहब ने इसको जो है आपको देखा था, उसके आंकड़े आपके पास पड़े हुए हैं, आप रोजगार पहलू में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठे हैं कि इनके प्रवक्ता झूठे हैं। संसद के केंद्रीय पटल पे मैं चाहता हूं कि वर्षस में 1 to 1 में इनसे बात करना चाहता हूं। अनुपम भाई, मुझे बात बताइएगा, संसदीय केंद्रीय मंत्री आपके जितेंद्र सिंह जी ने केंद्र में क्या बयान दिया था संसद के पटल पर? आप स्टार्टअप को बोलते 25,000, 30,000, 20,000 रुपए के मुद्रा लोन देके आप लोगों को सोचते हो रोजगार बनता है इससे? जनता से मजाक करने का भी आप लोगों ने हद कर दिया है। आप लोगों को तथ्यों पे बात करनी चाहिए। आपके ही प्रधानमंत्री जी हैं जो सुबह 9 लाख कभी जल से नल की व्यवस्था करा रहे थे, और उसके बाद वो संसद भवन में जाते जाते उनके आंकड़े 10 लाख, 11 करोड़, 20 करोड़, जो मन में आया वो करो। ये वैसे भी ये लोग हैं जो 140 करोड़ भारतीय देशवासियों में, हमारी आबादी 140 करोड़ देशवासियों की है, ये विदेशों में जाके कहते हैं मैं उस देश का प्रधानमंत्री हूँ जहाँ पे 600 करोड़ लोगों ने हमको चुन के दिया है। ये हमारे 74 साल के अनुपम जी, जवाब दीजिएगा इस पर। 7 करोड़ का जो आंकड़ा आप पेश कर रहे हैं वो कहीं से जस्टिफाई नहीं है। अगर 7 करोड़ की बात होती तो आपके तमाम राजनेता है, उनके राजनीतिक मंचों से ये संख्या नहीं आती जो संख्या आप लेकर आ रहे हैं। देखिए, इसमें अगर आप बात करेंगे, एक समय हुआ था जिस समय माननीय इनके जो पूर्व हमारे प्रधानमंत्री थी राजीव गांधी जी का खुद का बयान था कि अगर हम किसी को 100 रुपए भेजते हैं
तो मात्र जो है 15 रुपए पहुंचते हैं, बाकी 85 रुपए गायब हो जाते हैं। आज आज प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के तहत एक ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत किया, लगभग जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आज जितना नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हम 7 करोड़ की बात करें तो वो आंकड़ा आप कहां से लाए? जो है गरीबों को नहीं, जाता है। 7 करोड़ का आंकड़ा बता दीजिए, कहां देख सकते हैं? देखिए, आज जितना भी इन्वेस्टमेंट आया है, जितना भी रोजगार लगा है, चाहे वो आपका किसी जगह देखिएगा, चाहे आप अभी जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं या नोएडा में जितना इन्वेस्टमेंट आया है, यूपी में जितना इन्वेस्टमेंट आया है, इनसे कितने लोगों को रोजगार मिला है, उसकी अगर आप कल्पना करेंगे तो ये आंकड़ा उससे भी जटिल जा सकता है। मेरा क्यों इतना कहना आप लोगों से है कि ये जो जिस तरीके से इन्होंने जितने घोटालों का कार्य किया था अपने कार्यकाल 10 सालों के अंदर, ये जनता से छिपा नहीं है। आज हिंदुस्तान में जनता देख रही है कि कौन किस समय, आज उस समय जब आज आप देख रहे होंगे रूस यूक्रेन के युद्ध के अंदर एक प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने 18,000 हमारे भारतीयों को रिहा कराया था और 4.5 घंटे तक युद्ध की जो है वो बंद किया गया था। ये एक हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। और जहां तक बात है 370 आपने देखा, अरे ठीक है, आप ठीक है इन मुद्दों की बात करें, लेकिन अनुपम भंडारी जी कौशाम्बी में, मलियाबाद में, अनुपम भंडारी जी सुन लीजिएगा, अनुपम भंडारी जी, यूपी की 14 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। कौशाम्बी में, मलियाबाद में बिजली, पानी, नाली और ब्रिज के लिए तमाम ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया है। वो पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचे, 10-11 बजे तक 3 वोट पड़े हुए थे। गांव में तमाम एसडीएम उनको समझा रहे हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे? आप तमाम मुद्दों की बात करें, ठीक है, आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन बिजली, पानी, नाली, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, देखिए मुद्दे बिजली, पानी, नाली आपका क्षेत्रीय मुद्दे है, मैं मानता हूं इसका जो भी है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के अंदर आज जितनी भी सीटें 80 की 80 सीटें, इसमें से सारी के सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही, वो आपके आंकड़े खुद बताएंगे। जहां तक बात है, आज ये 2 लोग थे जिस समय जिन्होंने पहले भी एक साल, ठीक है अनुपम भंडारी जी, लेकिन केंद्रीय मंत्री के क्षेत्र में ब्रिज निर्माण को लेकर अगर ग्रामीण, ठीक है बिजली, पानी, नाली आप क्षेत्रीय बता दें, हालांकि ग्रामीणों को उससे मतलब नहीं है, उनको ये समझ आता है कि वोट देने का समय आता है तो भी नेता नहीं पहुंचते, उनकी समस्या तो दूर होती नहीं है। लेकिन ब्रिज निर्माण को लेकर नाराजगी है। अब ये ब्रिज निर्माण को लेकर अगर नाराजगी है तो ये मंजूरी किसके जरिए मिलेगी? सांसद केंद्रीय मंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक बात है, देखिए आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में जिस तरह से एक्सप्रेसवे का जाल फैल रहा है, जिस तरह से आज की तारीख में कार्य हो रहा है, जहां जहां हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे वहां सड़कें पहुंचाई गई है। आज प्रतिदिन जो है सड़क जो है निर्माण कार्य वो भी अपने आप में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। छोटी छोटी, पूरे भारत वर्ष जो है बड़ा देश है, कहीं ना कहीं चीजें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों को करने का काम जिस तरह से नितिन गडकरी जी कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में चीजें हो रही हैं, उसको जो है नकारा नहीं जा सकता और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसकी सराहना इनके विपक्षी नेता भी खुद करते हैं। अरे ठीक है, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, आपने गोल गोल उसको घुमा दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मलियाबाद में ब्रिज निर्माण को लेकर बहिष्कार किया है ग्रामीणों ने। अगर उसमें बहिष्कार किया गया है, कुछ इसके मुद्दे हैं, तो उसके ऊपर शासन प्रशासन और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें ध्यान देने के बाद उसके बाद उसको रेक्टिफाई करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आशीष जी क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, मैं सबसे पहले तो देखिए मैं इन लोगों की तरह से बयान नहीं दूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देश में कोई भी सरकार हो, अपने शक्ति के अनुसार सभी लोग काम करने की कोशिश करते हैं। मैं इन लोग की तरह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पूर्व के प्रधानमंत्री ने जीवन में कभी कोई काम नहीं किया, निश्चित तौर पर काम किया है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा 10 वर्ष का कार्यकाल सिर्फ राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी को पोसने में चले गया। इस वजह से इनके केंद्रीय मंत्रियों के क्षेत्रों में यदि ये परिस्थिति है तो आप इनका आंकड़ा लगा सकती हैं कि वास्तव में परिस्थिति क्या होगी। और जब कभी ये नेता बोलते हैं तो हमारे उत्तर भारत में प्रियंका जी कहावत कही जाती है, सूप तो सूप चलनियो बोले जितना 72 को छेद। तो इन पे ये सटीक एकदम बैठता है। इनके यहाँ पे चिल्लर पिल्लर निल्लर जितने हैं सब के सब जो मन में आएगा वो बयानबाजी करेंगे, क्योंकि जानते हैं ऊपर आका बैठे हुए, हमारे ऊपर तो कोई इंक्वायरी होनी नहीं है, हमारे ऊपर कोई जांच होनी नहीं है। देखिए, आपने शुरू से आखिरी तक इनको पूछा कि 7 करोड़ के नौकरियों के बारे में बताइए, ये 7 करोड़ का आंकड़ा नहीं दे पाए। आपने इनके प्रधानमंत्री को, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपने उनको सुना होगा,
अरे भैया, आप ही 2014 के शासन में आए थे, आपने ही कहा था 2 करोड़ प्रतिवर्ष मैं रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए सबके खाते में दूंगा। आपके पास ही वो आंकड़े थे ना। वो देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे बड़े बड़े मैसेज आते थे, ये गांधी परिवार का, ये नेता का, वो नेता का स्विस बैंक में इतना पैसा रखा हुआ है कि देश में आ गया, एक एक जन के खाते में 15-15 लाख रुपए चले जाएगा। इतना घटिया मजाक भावनाओं के साथ में। अरे देश की जनता गरीब हो सकती है, लेकिन भारत की जनता स्वाभिमानी है। आप जनता के स्वाभिमान के साथ में जो आज खिलवाड़ कर रहे हैं मोदी जी, आने वाले समय में आपको एक एक चीज का पाई पाई चुकाना होगा। आप देखते रहिएगा। एक चीज और, इन्होंने जो ठेकेदारी की बात की, मैं आपको बड़ी एक ठेकेदारी की कहानी सुनाता हूँ। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र है, जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, धनंजय सिंह जिनका नाम था, बाहुबली जी जिनका नाम पुकारा जाता था। उनके ऊपर तमाम मुकदमे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं। लेकिन अचानक से एक गंगा के प्रोजेक्ट को लेके एक इंजीनियर का अपहरण होता है। वो शिकायत करता है, बाद में शिकायत करता है, बयान से पलट जाता है। इनको अचानक उठा के धनंजय सिंह जी को जेल में डाला जाता है। 2 साल के अंदर जो यहाँ पे वर्षों बरस मुकदमे चलते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए, इंजीनियर महोदय के शिकायत के रिटर्न लेने के बावजूद आदमी को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है चुनाव के पहले। जैसे ही मुंबई के एक घोटाले के आरोपी जिनका नाम कृपा शंकर सिंह, हमारे ही पार्टी के वो पहले नेता थे, गृह राज्य मंत्री थे हमारे मुंबई महाराष्ट्र के, वो आते हैं यहाँ पे जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट थमा देती है। अरे जौनपुर के लिए उनका योगदान क्या है? कितनी गलियों में वो घूमे हैं, कितने गांवों में उन्होंने काम किया है। इसका मतलब आज आप सरकार में हो, जो मन चाहा। अनुपम भंडारी जी, जवाब दीजिएगा इस पर। उनका प्रचार करने के लिए नहीं, एक सेकंड में कंप्लीट करने दीजिए। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुना दी जाती है, जिसका स्टेटमेंट रिटर्न ले लिया गया शिकायतकर्ता द्वारा। 7 साल की सजा सुना ली जाती है। उसके बाद जिला कारागार से अचानक जेल का तबादला किया जाता है। उनकी धर्मपत्नी जी, जो कि तीसरी है, उनका व्यक्तिगत है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बताना चाहता हूं, तीसरी धर्मपत्नी जी वो अपना नामांकन बसपा से करती हैं। जो कहा जाता है ना कि अंदरूनी जो इन लोग की 60 गांठ है, जहां जहां इंडिया गठबंधन मजबूत है, वहां पे ओवैसी और बसपा मायावती की उम्मीदवारों को वहां पे उतारा जाता है। श्रीकला सिंह चुनाव लड़ने के लिए आती है, नामांकन हो जाता है। आखिरी दिन सौदेबाजी होती है कि धनंजय सिंह की पत्नी विपक्ष में चुनाव नहीं लड़ेंगी, कृपा शंकर सिंह को मदद करेंगी। चलिए ठीक है, हाँ, इसके लिए क्या मिलता है उनको? ठीक है आशीष जी, जमानत दे दी जाती है तुरंत। समझ गए आप जो कहना चाह रहे हैं। हाँ, अनुपम भंडारी जी जवाब देंगे उस पर। अनुपम भंडारी जी जवाब दीजिएगा। देखिए मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ कि इन्होंने जो बताया धनंजय सिंह के ऊपर बातें की, इन्होंने बाकी अतीक अहमद बात नहीं किया, मुख्तार अंसारी बात नहीं किया। आज की तारीख में जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जितने भी आतंकी थे और जितने भी दंगा फसाद क्या करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, और जितने भी जो गुंडा बदमाश थे, उनको सब खत्म करने का काम जो है ये योगी बाबा ने किया। मेरा ये कहना है। अरे लेकिन आशीष जी ये कहना चाह रहे हैं कि आशीष जी ये कहना चाह रहे हैं कि अंत में समर्थन तो वो आपकी पार्टी को ही दे रहे हैं ना, अनुपम भंडारी जी। उनको हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को ये पता करना चाहिए कि सबसे बड़े गुंडे तो योगी आदित्यनाथ है। 138 दंगा नहीं हुआ संत महात्मा के ऊपर। उत्तर प्रदेश में जो मानक अपने आप में वो भी अद्वितीय है। आप योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर बड़ा तक मुकदमा दर्ज है। इस समय जो है जिस तरीके से गाड़ी में पुलिस वालों को बैठा के बांध के घुमाया जाता था, वो सारा चीज जो है बंद हो गया। आज इस कारण से जो है जितना भी हमारा उद्योगपति है, जितना हमारा इन्वेस्टर लॉबी है, अरे उत्तर प्रदेश में आ जाता है। परिस्थिति देख लीजिए, पुलिस वालों को घुस के तमाचे मारे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा। प्रधानमंत्री जी ने और हमारे योगी जी ने उनको देने का काम किया है। जो फोन पे आज आप देख सकते हैं ये बात करते हैं कांग्रेस वाले बोलते हैं प्रियंका गांधी जी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज उन्होंने जिस तरीके से गठबंधन किया है आपकी पार्टी के साथ में, और जिस तरह स्वाति मालीवाला का केस आपके साथ में आया, आज उनको बचाने का कार्य दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। ये बात करते हैं लड़की हूँ, लड़ सकती है, केवल बातों में इनका जुमला है और जुमले का आगे कुछ नहीं है।
देश की प्रियंका जनता जी, अनुपम भाई सब क्या देखती बोल रहे है, आज भी इनके बचाव कर रहे जी को हम लोग हैं। चलिए ठीक है, इसका नतीजा तो 4 जून को आएगा। लेकिन अनुपम भंडारी जी मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। अनुपम भंडारी जी मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। जिस तरह से 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हो रहा है, रायबरेली को लेकर तो मैंने आशीष जी से जानकारी ले ली, लेकिन अमेठी को लेकर बार बार जिस तरह का दावा किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी लगातार अमेठी और रायबरेली में जमी हुई है। बचा पाएगी ना रायबरेली बचा पाएगी, आप देख लीजिएगा। बुरी तरीके से ये हारेंगे क्योंकि इन्होंने रायबरेली में नहीं तो अमेठी में बताइएगा, पिछली बार तो 55,000 वोटों से जीत मिली थी, इस बार क्या? अमेठी का चुनाव ये बचा नहीं पाएंगे कांग्रेस, आप देख लीजिएगा। ना अमेठी में इनके हाथ से जाएगा और आगे दोनों जाने वाला है। अरे मेरा सवाल आपसे ये कि बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है, बड़ी जीत मतलब कितनी बड़ी जीत? देखिए, आज की हम बात करते हैं, जगह जीत के बाद जो पिछले साल बार का अंदर था, वो अंतर कम से कम जो है वो अंतर से 20% ऊपर मार्जिन लेके जो है इस बार स्मृति ईरानी भी जीतेंगी और रायबरेली सीट भी हम लोग लेके आएंगे। 80 का 80 की सीट पूरे जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। ये आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार बता दे रहा हूं, आपको खुद भी देख लीजिएगा। इन्होंने जिस तरीके से अपना जो रायबरेली की बात ये करते हैं, कितने बार इनके माता ये चक्कर लगाया, कभी ये अमेठी छोड़ते हैं, कभी चले जाते हैं, वायनाड चले जाते हैं, फिर इनको रायबरेली का मुंह करना पड़ता है। आज जनता सब जानती है कि इन्होंने देश के लिए क्या क्या काम किया है और ये क्या काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा इनके गठबंधन। अरे लेकिन अनुपम भंडारी जी, सोनिया जी वहां पहुंचे या ना पहुंचे, 14 और 19 में मोदी लहर के बावजूद भी वो सीट हिला पाने में आप नाकामयाब ही रहे थे। देखिए, इस बार जो लहर है, इस बार जो कार्यक्रम किए गए हैं, जिस हिसाब से विकास किए गए हैं, जिस हिसाब से उनके संकल्प पत्र में जो उन्होंने करके दिखाया प्रधानमंत्री जी ने, ये जनता सब जानती है। और जनता आज की तारीख में सिर्फ विकास के मुद्दे पे कार्य कर रहा है, लोगों को वोट देगी। और इसलिए ये पूरी उम्मीद की जा सकती है कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद देगी। आशीष जी जवाब दीजिएगा, सोनिया गांधी के भाषण को लेकर भी बीजेपी नेता यही कहते नजर आते हैं कि इमोशनल भाषण दिया है, विकास की बात सोनिया गांधी जी भी नहीं करती रायबरेली में। बराबर है, सही बात है, विकास की बात नहीं करती। शायद इन लोग का कान सुना पड़ गया था, आंख इनकी अंधी हो गई थी, इस वजह से इन लोगों ने दिखाई दिया ना सुनाई दिया। आपको याद होगा प्रियंका गांधी जी जिस समय उन्होंने भाषण दिया था, अपनी गाड़ी में बैठ के भी और स्टेज पे से उन्होंने पूरे के पूरे काम गिनाए थे कि हमने ये काम किया है, हम काम के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हम मटन पे, मछली पे, भैंस पे, मंगलसूत्र पे, गोबर पे, गौमूत्र पे, भगवान श्री राम के नाम पे हम चुनाव नहीं लड़े। हमको भगवान श्री राम के नाम पे प्रियंका जी के बयान पर तो स्मृति ईरानी का भी आशीष जी बयान सामने आया था। उनका कहना था कि कीचड़ में अगर जाते थे तो सड़क क्यों नहीं बनवा ली थी। हाँ तो बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने सोने की सड़कें बनवाई हैं। हमने ये कहा कि ये बंजर भूमि थी, इस बंजर भूमि में हरित क्रांति लाने का काम यदि किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आजादी के बाद से एक एक चीजों में यदि सुधार करने का कोई काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया ना कि हमने सोने का सड़क बनवाया है, चांदी का आसमान का छप्पर लगाया है। हम ऐसे फालतू बातें नहीं करते, हम सीधा जो मुद्दे की बात है वही करते हैं। अच्छा, तो सड़क बनाना फालतू का काम होता है आशीष जी, आपको लगता है? नहीं, सुनो तो सही। अभी आप खुद भी, आपको याद होगा, आज भी जितनी सड़कें हैं, अगर मान लीजिए कि वो 8 फीट की सड़कें हैं तो वो आज की आवश्यकता के अनुसार है। जैसे ही आबादी और बढ़ेगी, जरूरत और बढ़ेगी, तो वो 10 फीट का 12 फीट का किया जाएगा। तो हमने उस समय की जो जरूरत थी उतने का हमने किया, लेकिन और आवश्यकता थी जिसको और आने वाले समय पे डेवलप करते गए, काम होता गया। अब एक चीज पर मैं लेके आता हूँ प्रियंका जी, जो अमेठी की इन्होंने बात की और रायबरेली का मैंने बड़ा उत्तर दे दिया है। अब अमेठी पे आता हूँ। आपको पता है अमेठी के गली नुक्कड़ चौराहे, गांव गांव की महिलाएं पुरुष जो हैं वो 13 रुपया किलो चीनी किस कोटे पे, किस दुकान पे मिल रहा है, और सिलेंडर 400 रुपए में किस गैस सिलेंडर के ठेके पे मिल रहा है, लोग ढूंढ रहे हैं। आपको पता है ये बात? और मैं इसलिए आपको बखूबी बता सकता हूँ कि स्मृति ईरानी का पैकअप अमेठी से हो चुका है। 4 जून को आदरणीय ठीक है, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। अनुपम जी बहुत छोटा सा उत्तर दीजिएगा। 13 रुपए की बात कर रहे हैं आशीष जी, दे पाएंगे क्या? बहुत छोटा सा उत्तर।
आशीष स्मृति ईरानी जो ने बात कहा कर रहे हैं इस बात में कोई दम नहीं है। शायद ये भूल गए अपने अच्छा, टूरिस्ट स्मृति ईरानी स्कैम को को, मतलब आप रुकवा दे रहे हो, अपने झूठी कोयला है वो। स्कैम को, कॉमनवेल्थ झूठी है वो। स्कैम को, चैपल स्कैम को, आदर स्कैम को ये ये भूल गए हैं। कांग्रेस ने प्रियंका अपने जी, शासनकाल के अपनी अंदर सुप्रीम कोर्ट ये का जो जजमेंट स्कैम का है, जितना भी आंकड़ा खड़ा किया था वो जनता भुला नहीं पाई है। और जहाँ तक चलिए ठीक है, वोटिंग हो रही है, जनता क्या ढूंढ रही है आज वोटिंग के जरिए तय हो जाएगा और 4 जून को नतीजे आपके पास होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अनुपम भंडारी जी, आशीष मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर और 8 राज्यों की 49 सीटों पर जिस तरह से मतदान लगातार जारी है, वोटर्स मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।